वेलकम बैक टू एडवर्स लर्निंग। प्रोबेबिलिटी के इस सीरीज में अभी हम देखने जा रहे हैं पार्ट 5। लिखे गए स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो इन अ थ्रो ऑफ डाइस, मतलब एक डाइस को हमने थ्रो किया है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जीरो आएगा। ये एक मजेदार बात है। एक डाइस को थ्रो किए हैं, उस पे जीरो आना का क्या प्रोबेबिलिटी है ये देखना है। हमें पता है कि डाइस पे जीरो नहीं होता है, डाइस पे होता है 1 to 6, यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि डाइस पे जीरो आएगा। तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है जो इवेंट इम्पॉसिबल है, उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो इवेंट होता है और उस इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इम्पॉसिबल टू अकर इज जीरो, सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक बैग है, बैग में सिर्फ ब्लैक बॉल रखा हुआ है। ब्लैक बॉल 25 ब्लैक बॉल उसमें रखा हुआ है। अगर एक बल्ब निकाले उस बॉल से और ये पूछा गया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, हमें पता है कि बैग में सिर्फ ब्लैक बॉल है और प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं व्हाइट बॉल का। तो ये क्या है? एक इम्पॉसिबल इवेंट है। हमको पता है ये इम्पॉसिबल होगा, प्रोबेबिलिटीज निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी की दुनिया में इससे इवेंट को भी एक डिफिनीशन दिया गया है और इसको वैल्यू को जीरो बोला गया है। ये चीज मान कर चलना है कि एक इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? जीरो। आइए इसके उलट एक दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। Probability of getting a natural number less than 7 in a throw of a dice। एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर जो आएगा वो 7 से छोटा होगा और एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा। हमें पता है कि डाइस पे क्या होता है, 1 से 6 तक नंबर होता है, वो भी क्या होता है? नेचुरल नंबर है। मतलब हमें पता है ये तो होना ही है। ऐसे इवेंट जो होना ही का सेंस देता है, जो ये होना ही होगा ही, उस इवेंट को बोलते हैं श्योर इवेंट और उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया गया है 1। उसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन क्या किया गया है? 1। आइए डिफिनीशन एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर or certain to happen is 1. Such event is called sure event। दूसरा एग्जाम्पल, एक क्वाइन को टॉस किए और व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल। एक क्वाइन को टॉस किए हैं तो एक हेड या एक टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? होगा ही, आएगा ही। एक क्वाइन को टॉस करने पे एक हेड आता है या तो टेल आता है, तो ये क्या हो गया? एक श्योर इवेंट है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसका प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइन होगा? इसका प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा 1। अब प्रोबेबिलिटी का डिफिनीशन या फॉर्मूला जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर इवेंट E। मतलब जो हमारा इवेंट है उसके फेवर में कितना आउटकम्स है और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है। एक चीज इस पे गौर किया जा सकता है, कर सकते हैं कि जो हमारे इवेंट के फेवर में जो आउटकम होगा वो टोटल पॉसिबल आउटकम से कम होगा। अगर ऐसा होता है तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ऐसा होता है तो न्यूमरेटर जो है
डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यहाँ पर मैंने गलती कर दिया है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, जिसके कारण इस फ्रैक्शन जो P प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E है, जो एक फ्रैक्शन है नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इस फ्रैक्शन का वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। अगर ऐसा है तो प्रोबेबिलिटीज का ऊपर एक क्राइटेरिया लगाया जा सकता है, वो लगाया जा सकता है, लगाया गया है, वो है प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट E इज लेस देन 1। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज लेस देन 1। लेकिन इस डिफिनीशन को हम इंक्लूसिव बनाने के लिए, मतलब कि इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट को काउंट करने के लिए इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जब श्योर इवेंट होगा तो प्रोबेबिलिटीज 1 हो सकता है, तो इसको बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E इज लेस देन इक्वल टू का साइन है, इस बात का ध्यान रखेंगे, इक्वल टू 1। और इम्पॉसिबल इवेंट के केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटीज इज ग्रेटर देन 0। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो 0 के बराबर होगा। अब हमने अप टू 10th लेवल प्रोबेबिलिटीज के सारे बेसिक्स कर लिए हैं। अगले पार्ट्स में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।